बेईमानी और भ्रष्टाचार का आलम यह है, आटा पे, दाल पे, चावल पे, कैंसर की दवा पे, टीबी की दवा पे, हार्ट की दवा पे, किडनी की दवा पे टैक्स बढ़ाया जाता है। और अडानी का बाप हिंदुस्तान में अगर कोई है, उसकी पूंजी को बढ़ाने वाला बाप, तो उस बाप का नाम है नरेंद्र मोदी। मैंने कहा मोदी जी 3,000 करोड़ रुपए लूट के चला गया ललित मोदी, उसको पकड़ लो। बोले हमको पता नहीं ललित मोदी कहाँ है। नरेंद्र मोदी को ललित मोदी नहीं मिलता, सुष्मिता सेन को ललित मोदी मिल जाता है। इनका नाम मैंने भारतीय झगड़ा पार्टी रख दिया, झगड़ा पार्टी। एम्प्लॉइज से जुड़ा हुआ कोई भी मामला अगर पार्लियामेंट में आया तो सबसे पहले मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। ये कोई एक मामला नहीं है। ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने के लिए जब रामलीला के मैदान में आपका आंदोलन था, तमाम देश भर के कर्मचारी वहां पर इकट्ठा हुए थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ हम लोग उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे और मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि ओल्ड पेंशन स्कीम हम बहाल करेंगे दिल्ली के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा मित्र महिलाओं ने, जिनकी संख्या 1,75,000 है, आजादी के बाद पहला प्रदर्शन आपने देखा होगा, सुहागिन महिलाओं ने अपना सिर मुड़वा के प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में शिक्षा मित्र आत्महत्या करके अपनी जान दे देते हैं कि हमें रेगुलराइज कीजिए, रेगुलराइज कीजिए। अनुदेशकों का मामला आया, उनका मामला पार्लियामेंट में उठाया, शिक्षा मित्र का मामला उठाया, पेंशन का मामला उठाया। और मैंने कहा चेयरमैन साहब, 40 दिन तक अगर कोई आदमी एमएलए हो जाता है, पूरी जिंदगी पेंशन पाता है। 40 दिन तक कोई एमपी हो जाता है, पूरी जिंदगी पेंशन पाता है। 40 साल तक अगर कोई एम्प्लॉय रहता है तो उसको पेंशन क्यों नहीं मिलनी चाहिए? इसका तर्क मुझे बताओ। और पैसे के साथ साथ ये पेंशन हमारे स्वाभिमान का भी सवाल है। पैसे के साथ साथ बुढ़ापे में हमारी सुरक्षा का भी सवाल है। पैसे के साथ साथ 60 साल की उम्र के बाद अगर बेटा बाप को नहीं पूछता तो उसके जेब में कम से कम पेंशन का पैसा रहता है कि अपनी पत्नी को कोई भी जरूरत पड़े तो उसकी सेवा कर सके, अपना खर्चा चला सके। इसलिए भी पेंशन जरूरी है। तो इस बात का सरकार के पास जवाब नहीं है। और आप तो लड़ाई लड़ रहे हैं पेंशन की। आज तो हालत यह हो गई कि भारत की सरकार 6.5 लाख करोड़ रुपए का हिंदुस्तान की संपत्तियां बेचने का प्रस्ताव लेके आई है। कितने का? 6.5 लाख करोड़ रुपए भारत की संपत्तियों को बेच के पैदा करने का काम मोदी जी की सरकार ने करने का निर्णय लिया है, प्रस्ताव रखा है बजट में। हम अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बाप दादा की संपत्ति को जो बढ़ाता है वो सपूत कहलाता है, और बाप दादा की संपत्ति जो बेचता है वो कपूत कहलाता है। एक कपूत सरकार चल रही है हिंदुस्तान में, मोदी जी की सरकार। कहते हैं भारत माता की जय, हम भारत की रेलवे बेचेंगे। भारत माता की जय, हम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बेचेंगे। भारत माता की जय, हम डिफेंस सेक्टर बेचेंगे। भारत माता की जय,
हम LIC बेचेंगे, बैंक बेचेंगे, भारत माता की जय, हम FCI बेचेंगे, BPCL बेचेंगे। अरे बेईमानो, भारत माता की जय भारत की संपत्ति बढ़ाने से होगी, भारत को बेचने से नहीं होगी, याद रखना। लेकिन इसके साथ साथ अगर रेलवे के कर्मचारी होते तो वो बताते जहर खुरानी का गैंग चलता है रेलवे में। चलता है कि नहीं चलता? और हमारे यहाँ यूपी के जो लोग होंगे, पुराने लोग जानते होंगे, बचपन में लकड़ सुंघा आता था कि नहीं आता था? लकड़ी सुंघा के घर लूट लेते थे। ऐसे ही लकड़ सुंघा देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बन गया, पूरे देश को लूट रहा, पूरे देश को लूट रहा जाति धर्म के नाम पे। बेईमानी और भ्रष्टाचार का आलम यह है कि दूध पे, दही पे, छाछ पे, आटा पे, दाल पे, चावल पे, कैंसर की दवा पे, टीबी की दवा पे, हार्ट की दवा पे, किडनी की दवा पे टैक्स बढ़ाया जाता है और कॉर्पोरेट टैक्स 30% से घटा के 22% किया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कैसी सरकार चल रही है हिंदुस्तान में? कर्मचारी कहता है पेंशन दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। नौजवान कहता है नौकरी दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। किसान कहता है फसल का दाम दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। कर्मचारी कहता है अरे हमारी EMI की किस्त थोड़ा तो कम कर दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। माताएं बहनें कहती हैं घर का चूल्हा नहीं जल रहा है, महंगाई कम कर दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। अरे आपका पैसा गया कहां, जरा सोचना। ये पैसा गया अडानी के पास, अडानी के पास। अभी 5 दिन पहले खबर छपी कि अडानी दुनिया का 2 नंबरी अमीर हो गया। कौन सा अमीर हो गया? 2 नंबरी अमीर। और हमारे यहाँ एक फिल्म बाप नंबरी तो बेटा, बाप नंबरी तो बेटा, और अडानी का बाप हिंदुस्तान में अगर कोई है, उसकी पूंजी को बढ़ाने वाला बाप, तो उस बाप का नाम है नरेंद्र मोदी। खुल के बात करनी होगी इस देश के अंदर, चोरी चुपके से बात नहीं होगी। मोदी जी सामने आओ और हिसाब दो हमको कि भारत 116 देशों की सूची में, हंगर इंडेक्स में, भूखमरी के मामले में 101 नंबर पे पहुंच गया। अडानी दुनिया के अमीर देशों की सूची में, अमीर लोगों की सूची में 2 नंबर पे पहुंच गया। उसको 2 नंबरी काम करा करा के तुमने दुनिया का 2 नंबर का अमीर बना दिया और देश को भूखमरी की कगार पे पहुंचा दिया। लड़ाई इस बात की है कि बराबर हिस्सा सबको मिलना चाहिए। लड़ेंगे, जीतेंगे। हम लोग नारा लगाते रहे हैं 25 सालों से आंदोलन में कि दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, और कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, नया जमाना आएगा, नई रोशनी लाएगा। कमाने वाला खाएगा, लेकिन यहां तो लूटने वाला लूटे जा रहा है। आपको पता है, अंदाजा है आपका पैसा कहां गया? भारत की सरकार से पूछा हमने कितना बांटा है अपने दोस्तों को कर्जा, तो सरकार ने बताया 12 लाख करोड़ रुपए कर्जा बांटा है। 12 लाख करोड़, 12 लाख करोड़ का कर्जा बांटा है। पूछा वापस कितना लिया? बोले 86,986 करोड़ रुपए वापस लिया। पूछा बाकी क्या हुआ? बोला बट्टे खाते में डाल दिया। क्या कर दिया? एनपीए में कंफ्यूज मत होइए, आप लोग पढ़े लिखे कर्मचारी हैं। एनपीए अलग है और बट्टा खाता अलग है। बट्टा खाता को क्या बोलते हैं? राइट ऑफ। क्या बोलते हैं? एनपीए तो हो गया, 4 बार कर्जा नहीं दिया तो एनपीए में डाल दिया, 4 किस्त 5 किस्त नहीं दी तो एनपीए में डाल दिया, बार बार बैंक ने कहा पैसा दे दो, पैसा दे दो, पैसा नहीं दिया तो एनपीए में डाल दिया, और जब पैसा बिल्कुल नहीं दिया तो उसको उठा के राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ कर दिया।
डिफेंस फैक्ट्री के बाहर चाय की दुकान वाले का कर्जा बाकी हो जाते हो तो कहते हो पैसा पूरा नहीं हो रहा है, इसको बट्टे खाते में डाल दो। तुम्हारा पैसा बट्टे खाते में डाल दिया। बट्टे खाते में 11 लाख करोड़ रुपए चला गया इस देश का। पता नहीं क्यों आपको गुस्सा नहीं आता, क्योंकि आपके दिमाग में ये जहर खुरानी गैंग जो नरेंद्र मोदी चला रहा है, इसने हिंदू मुसलमान का इतना जहर पैदा कर दिया है कि आपको अपने मुद्दे समझ में नहीं आते। अपने मुद्दे पे लड़ना पड़ेगा आपको। आपका पैसा चंद पूंजीपतियों के ऊपर लुटाया जा रहा है। आपका पैसा, आम आदमी का पैसा बैंकों से उठा के अडानी को देते हैं, अंबानी को देते हैं, विजय माल्या को देते हैं, नितिन संदेशरा को देते हैं, ललित मोदी को देते हैं। वो पैसा आपका लूटते हैं, बैंकों से निकालते हैं, लूट के लंदन में बैठ के आपको चिढ़ाते हैं। मैंने कहा मोदी जी 3000 करोड़ रुपए लूट के चला गया ललित मोदी, उसको पकड़ लो। बोले हमको पता नहीं ललित मोदी कहाँ है। अरे मैंने कहा सुष्मिता सेन से पूछ लो, सुष्मिता सेन बता देगी तुमको ललित मोदी कहां है। नरेंद्र मोदी को ललित मोदी नहीं मिलता, सुष्मिता सेन को ललित मोदी मिल जाता है। यह है हिंदुस्तान की। अभी हमारे आदरणीय शिव गोपाल मिश्रा जी बैठे हुए हैं, कर्मचारी नेता हैं, जोरदार तालियां इनके लिए भी बजा दीजिए। समाजवादी आंदोलन के साथियों, अगर अभी आपके यूनियन के पदाधिकारियों के बारे में ईडी और सीबीआई को पता चल जाए, बोले जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं, हाँ 20 साल पहले इनके नाना ने क्या किया था वो भी निकाल लेंगे। गलत तो नहीं कह रहा हूं? बोले सस्पेंड करेंगे, तुम्हारी जांच करेंगे। इनके नाना ने एक बार 4 समोसा खाया था, उसका पैसा नहीं दिया था, उसकी जांच शुरू कर देंगे बेईमान। लेकिन इनसे बोलो कि तुम्हारे मित्रों ने लाखों करोड़ रुपए हिंदुस्तान का लूटा है, कम से कम उस पर तो कार्रवाई कर दो। नहीं करते। 42,000 करोड़ रुपए डीएचएफएल नाम की एक कंपनी है, उसने 42,000 करोड़ रुपए चूना लगाया देश को। और जानते कितना चंदा दिया बीजेपी को? 29 करोड़ रुपए बीजेपी को लिखित में चंदा दिया है। पीछे कितना दिया होगा ये बताने की जरूरत। कंपनियों का एनसीएलटी हो रहा है, उसको पढ़ा होगा आप लोगों ने। बैंक वालों से जरा समझिए, बताएंगे आपको। 50,000 बाकी है किसी कंपनी का, 50,000 करोड़, उससे 500 करोड़ लिया, बाकी हेयर कट हो गया। हेयर कट नया टर्म निकाला इन्होंने। अरे मैंने कहा ये हेयर कट है, गर्दन कट है। 50,000 करोड़ किसी का कर्जा बाकी है, 500 करोड़ लेके बाकी माफ कर दिया, तो हेयर कट हुआ कि गर्दन कट हुआ? इसलिए साथियों और दोस्तों, लड़ाई बहुत बड़ी है और इसलिए आप सबको एकजुट होना होगा, इकट्ठा होना होगा, इनसे सवाल पूछने होंगे। और भारत माता की जय लगाकर जो लोग भारत की संपत्तियां बेच रहे हैं, उनसे कहो कि भारत की संपत्ति को बढ़ाने से भारत माता की जय होगी। रेल बेचोगे, सेल बेचोगे, कोल इंडिया बेचोगे, तो भारत माता की जय होने वाली नहीं है। और अब हम तुम्हारे फर्जी नारों में पड़ने वाले नहीं हैं। राजनीति के लोगों को और खास करके भाजपा के लोगों को फर्क तब पड़ता है जब चुनाव में हारते हैं, जमानतें जब्त होती है। बाई इलेक्शन में इनकी जमानत जब्त हुई, पेट्रोल भी सस्ता हो गया, डीजल भी सस्ता हो गया। ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली चाहते हो तो हिंदुस्तान के सारे कर्मचारी इकट्ठा हो जाओ और बोलो कि तुम्हारी जमानतें जब्त कराएंगे, वरना ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करो। मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, सीधी सीधी बात करूंगा। है वीडियो जो लोग निकालते हैं, कुछ नेता आपके कहते हैं भैया 200 रुपए भी अगर पेट्रोल मिल जाएगा तो हम खरीदेंगे, लेकिन नोट तो बीजेपी देंगे क्योंकि मुसलमान को ठीक कर रहे हैं हम लोग। कहते नहीं कहते? इन लोगों से सावधान हो जाओ, इन लोगों से सावधान हो जाओ। जब वोट मांगने जाएं तो याद कर लेना, मैंने जो बताया है, जहर खुरानी गैंग के लोग हैं ये लोग।
इनका नाम मैंने भारतीय झगड़ा पार्टी रख दिया। झगड़ा पार्टी अपने घर में बैठा दोगे, ज्यादा पति पत्नी में झगड़ा करा देंगे। मैं बता रहा हूं आपको, इनसे सावधान हो जाओ, इनसे सावधान हो जाओ। और इसलिए ये सिर्फ डिफेंस का सवाल नहीं है। रेलवे वालों को जोड़िए, बैंक वालों को जोड़िए, टीचर्स को जोड़िए, सारे यूनियन को एक साथ लाकर खड़ा कीजिए। ओल्ड पेंशन स्कीम के नाम पर मैं बताता हूं, जब मैंने पार्लियामेंट में सवाल उठाया तो लखनऊ के एयरपोर्ट से दिल्ली आ रहा था, वहां पे पुलिस वाले मेरे पास आ गए, उन्होंने सैल्यूट जोर से मारा। मैंने कहा तो पुलिस वाले बहुत दिन बाद मुझे सैल्यूट मार रहे हैं, क्या बात है? बोले भैया ये जो आपने ओल्ड पेंशन का मामला उठाया ये बहुत अच्छा है। तो थाने में भी रखेंगे तो लाठी कम चलेगी। वैसे लाठी और जेल से डरो मत, लाठी जेल मुकदमा इसको नरेंद्र मोदी के कूड़ेदान में डाल दो। मैंने डाल दिया है, मैंने डाल दिया है, तभी बोल पाता हूं, वरना बोल नहीं सकता इनके खिलाफ कोई। इनके नरेंद्र मोदी के कूड़ेदान में इनका FIR, इनका मुकदमा, इनकी जेल, इनकी लाठी सब डाल दो और बोलो कि हम तुमसे लड़ने के लिए, सीना तान के लड़ने के लिए तैयार हैं। हमको हमारा हक देना होगा। मैं फिर से एक बार आप सबका अभिनंदन करता हूं दिल्ली की धरती पे, दिल्ली का सांसद होने के नाते, और आप सबका अभिनंदन करता हूं दिल्ली में आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल जी की सरकार भी है यहाँ पे, और आपकी लड़ाई को सदन से सड़क तक हमेशा जब भी मेरी जरूरत पड़ी है हमेशा समर्थन देता रहा हूं, आगे भी देता रहूंगा। किसी बात का संकोच मत कीजिएगा। लाठी खाना हो, जेल जाना हो, FIR करानी हो, जो कुछ भी कराना होगा बता दीजिएगा, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के रहूंगा। लेकिन शर्त हाथ जोड़कर एक ही है, अपने हक के लिए बोलना सीखिए, अपने हक के लिए लड़ना सीखिए, और जो आपको आपका हक ना दे चुनाव में उसकी जमानत जब्त कराना सीखिए। हम 4 साल 11 महीने तक कर्मचारी रहते हैं, किसान रहते हैं, मजदूर रहते हैं, लेकिन 1 महीने जब चुनाव आ जाता है, कोई ठाकुर हो जाता है, कोई ब्राह्मण हो जाता है, कोई यादव हो जाता है, कोई पिछड़ा हो जाता है, कोई दलित हो जाता है, कोई सवर्ण हो जाता है। नहीं, बंद करिए इन सारी बातों को और कहिए हम सब एम्प्लॉइज हैं, कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, और अपने सवालों पर एक रहेंगे और अपने सवालों को मनवाने के लिए वोट करेंगे। जो हमारी बातें मानेगा उसके साथ जाएंगे, जो बातें नहीं मानेगा उसकी जमानतें जब्त कराएंगे। सीधे से लोगों को बात समझ में आती है। अगर आपको अच्छी लगे मेरी बात, यही बात लोगों तक पहुंचाइए। 40 दिन कोई MLA रह ले, 40 दिन कोई सांसद रह ले, पूरे जीवन पेंशन मिलती है। 40 साल कोई कर्मचारी रह ले, उसको पेंशन क्यों नहीं मिलती? इस बात का सवाल लोगों से पूछना शुरू कीजिए, सत्ता से पूछना शुरू कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।